हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन से जो है रेलवे की परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आता रहता है और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज जो है हम इस वीडियो में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा पेपर में ना छूट पाए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पहले बेसिक जो बातें उनको हम जान लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है कैवेंडिश ने जो है की थी। और कब की थी? तो 1776 ईस्वी में जो है कैवेंडिश द्वारा इसकी खोज की गई थी। हाइड्रोजन जो है संयुक्त अवस्था में मिलता है। संयुक्त अवस्था यानी ये कंपाउंड स्टेट में मिलता है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि पिछली बार जो एनटीपीसी के पेपर हुए थे उसमें ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोई जो है तत्व दे दिया था, पूछा था संयुक्त अवस्था में या मुक्त अवस्था में। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है संयुक्त अवस्था में मिलता है, यानी किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ ये मिलेगा। यानी इसका मतलब संयुक्त अवस्था में मिलेगा तो कैसा तत्व हो गया? क्रियाशील तत्व है, यानी क्रिया कर लेता है किसी न किसी से। तो क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील तत्व है। इसी के साथ हमें ये भी याद रखना है। और इसकी बात की जाए संयोजकता की, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता, तो वैलेंसी इसकी होती है 1। तो इसकी संयोजकता है 1। जैसे संयोजकता को हम समझे, कैसे समझेंगे? जैसे हमें पता है मीथेन, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये मीथेन का फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा मीथेन का, तो C फिर H और इधर भी H, एक इधर H। तो ये मीथेन का जो है स्ट्रक्चर है, मीथेन की संरचना है। अब इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन जो परमाणु है वो केवल एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कार्बन परमाणु जो है 4 तरफ से जुड़ा हुआ है, यानी 4 जगह से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी केवल कितनी है? 1, यानी उसको केवल सिंगल बॉन्ड चाहिए। और कार्बन को भी जो है अगर देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, क्योंकि ये कितनी तरफ से जुड़ा हुआ है? 4 तरफ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। 1s1 ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करें हाइड्रोजन को, हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1h1 जैसे हमने लिखा। तो हाइड्रोजन को हम यहाँ से समझेंगे कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो जैसे मैंने सिंपल तरीके से लिखा 1h1, यहाँ पे जो H के नीचे की तरफ लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इसको बोला जाता है। और जो ऊपर ये बना हुआ है 1, ये है द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, या इसको परमाणु भार भी कहा जाता है। परमाणु भार भी इसको कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार होता है 1.008। तो एप्रोक्स इसी वजह से इसको कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये 0.008 है, इसी वजह से इसको जो है 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 हो गया और परमाणु भार भी कितना हो गया? तो परमाणु भार इसका हो गया, ये भी एप्रोक्स 1 के हो गया। अब यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन
और इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। तो यानी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, तो वो भी कितनी है, 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, आपको पता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे और उतने ही परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन में 1 हुआ, प्रोटॉन भी 1 हुआ और परमाणु क्रमांक इसका कितना, 1। तो ये तीनों 1-1 इसमें हमें मिलेंगे। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या जिसको हम परमाणु भार भी बोलते हैं, परमाणु भार। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में से जो है परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। तो हमारा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कितना है, 1 है, जो कि अभी यहाँ पे हमने लिखा था, ये है। तो ये 1 है। तो अब इसमें से जो है हमें किसको माइनस करना है, ये हमें पता चल गया। तो अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यानी n से डिनोट कर देता हूँ, न्यूट्रॉन को n से दर्शा देता हूँ। तो न्यूट्रॉन बराबर, तो परमाणु भार कितना है हमारा, 1 माइनस परमाणु क्रमांक, वो भी कितना, 1। तो न्यूट्रॉन हमारे कितने आ गए, 0। तो याद रखना है कि नोट पॉइंट डाल के हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व हाइड्रोजन है, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो पेपर में पूछा जाता है ये कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन। रीजन आपको पता ही चल गया है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, और प्रोटॉन भी इसमें कितने होते हैं, 1। जबकि न्यूट्रॉन कितना होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है। अगर एप्रोक्स जो है पूछा जाए तो परमाणु भार इसका 1 होता है। अगर एक्यूरेट पूछे तो आपको याद रखना 1.008 जो है परमाणु भार होता है, और परमाणु क्रमांक जो है हाइड्रोजन का 1 होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझें कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, यानी आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स इनको बोला जाता है। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, तो यही पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है। तो इनकी संख्या याद रखनी है, इनकी संख्या है 3, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और कौन कौन से हैं ये समस्थानिक, तो इसमें है 1H1, इसी के साथ 1H2 और 1H3। ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसको बोलेंगे प्रोटियम, इसको बोला जाता है प्रोटियम। इसको ड्यूटीरियम, इसको बोलेंगे ड्यूटीरियम। और 1H3 को हम बोलेंगे ट्राइटियम, ट्राइटीरियम। अगर इनको जो है प्रतीक की बात की जाए तो इनको किससे दर्शाया जाता है, जैसे प्रोटियम हो गया, ड्यूटीरियम या ट्राइटीरियम। तो प्रोटियम के लिए हम H का प्रयोग कर देते हैं, ड्यूटीरियम के लिए D का, और ट्राइटीरियम के लिए T का जो है प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, अगर हम इनका अणु भार निकालें, जैसे प्रोटियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड भारी जल हो जाएगा इससे, जैसे ये बनेगा प्रोटियम ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो प्रोटियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाएगा H2O, यानी इसको हम बोलेंगे प्रोटियम ऑक्साइड। ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ मिलकर D2O, और इसको बोलेंगे ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और ये बनाएगा
T2O और इसको बोलेंगे ट्राइट्रियम ऑक्साइड, ट्राइट्रियम ऑक्साइड। तो ऐसे करके हम यहाँ पे इनको देखते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा H2O, ये बनाएगा D2O और ये T2O। अब इनका अणु भार निकालें। ये तो एक तरीके से हो गया साधारण जल, ये क्या है यहाँ पे साधारण जल हो गया ये, और ये हो गया भारी जल, ये क्या है D2O भारी जल। और T2O की बात की जाए तो ये एक प्रकार का है परमाणु ईंधन, ये क्या है परमाणु ईंधन के रूप में काम आता है, परमाणु ईंधन। अब यहाँ पे अणु भार की चर्चा की जाए तो अणु भार जैसे मुझे निकालना है H2O का, तो H2O का जैसे अणु भार निकालूंगा, H2O का अणु भार ये पेपर में पूछा जाता है। और H2O को हम क्या बोल रहे हैं साधारण जल, क्या बोल रहे हैं साधारण जल। तो H2O का अणु भार अगर निकालूंगा, एटॉमिक मास इसको बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो अगर मैं एटॉमिक मास निकालूंगा इसका, तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिखूंगा 2 × H+O। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का यहाँ पे हमें जो है वैल्यू जो पुट करनी है, मान जो रखना है वो हमें रखना है परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 2 × 2 प्लस 16 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना आ गया 18। तो साधारण जल का अणु भार जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 18। और अणु भार को हम लिखते हैं AMU, अणु भार इकाई, यानी हिंदी में हम बोलेंगे अणु भार इकाई। तो ये भी पेपर में पूछा गया है कि अणु भार इकाई को किस में दर्शाते हैं, तो उसका सही आंसर है AMU, अणु भार इकाई में दर्शाते हैं। इसी प्रकार ये H2O का निकला है। इसी प्रकार अगर देखा जाए D2O को निकालूंगा तो D2O यहाँ पे 2 × D हो जाएगा प्लस O हो जाएगा। तो D की जगह पे हमें रखना है यहाँ पे 2 और O की जगह पे 16 रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। ये हो गया 4 + 16 यानी ये हो गया 20। तो D2O क्या है भारी जल, भारी जल। तो भारी जल का अणु भार कितना निकल के आया 20 AMU। इसके बाद अगर ट्राइट्रियम का निकालें T2O, तो 2 × T + O, तो T की जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे और यहाँ पे 16 रखेंगे, कितना हो गया 6 + 16, तो इसका कितना निकल के आया 22। तो ट्राइट्रियम ऑक्साइड का अणु भार कितना होता है 22 होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से जो है यहाँ से देखें कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो समस्थानिक 3 होते हैं। कौन कौन से 1H1, 1H2, 1H3। इसमें 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को जो है ड्यूटीरियम और 1H3 को ट्राइट्रियम बोला जाता है। प्रतीक की बात की जाए तो प्रोटियम को जो है H से दर्शाते हैं, ड्यूटीरियम को D से और ट्राइट्रियम को T से। और जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा H2O, ये बनाएगा D2O और ये बनाएगा T2O। यानी ये हो गया साधारण जल, ये हो गया भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला जो पूछा जाता है वो यही है। और ये हो गया T2O यानी परमाणु ईंधन है एक प्रकार का। अब इनका निकाला हमने अणु भार, तो अणु भार निकालेंगे तो 2 × H हो गया, क्योंकि H2O को ऐसे लिखेंगे प्लस O, तो सॉल्व करने पे 18 आया। और D2O का कितना आया 20। पेपर में पूछा जाता है भारी जल का अणु भार कितना होता है, तो 20 होता है, याद रखिएगा। और साधारण जल का कितना होता है 18, और परमाणु ईंधन के रूप में जो T2O प्रयोग होता है ट्राइट्रियम ऑक्साइड, इसका होता है 22। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा इनका काम देखते हैं कि काम क्या है। तो अगर बात करूं जैसे प्रोटियम की, तो प्रोटियम की बात की जाए यानी 1H1 की, तो प्रोटियम जो है सबसे हल्का, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक, सबसे हल्का समस्थानिक है, समस्थानिक है। इसके बाद बात की जाए
और ये भी हमें पता होना चाहिए कि तीन जो समस्थानिक हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा यही मिलता है। तो सबसे ज़्यादा यही मिलता है, कितना मिलता है ये, तो 99.98% ये मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मिलने वाला समस्थानिक पूछा जाए हाइड्रोजन का तो प्रोटियम है, सबसे हल्का भी पूछा जाए तो कौन सा है, प्रोटियम है। इसके बाद जो है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम यानी जिसको 1H2 बोलते हैं और सिंबल इसका D होता है। तो इसको अगर देखें तो इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, भारी हाइड्रोजन, और इसको हम हल्की हाइड्रोजन बोल देंगे क्योंकि सबसे हल्का तत्व है। तो ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड क्या है, भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O, इसको भारी जल एक तरीके से बोल सकते हैं। तो भारी जल ये क्या है, भारी जल इससे ही बनता है। और भारी जल की खोज जो है, भारी जल की खोज बहुत बार पूछी जाती है, भारी जल की खोज किसने की, तो भारी जल की खोज 1931 में 1931 में यूरे, किसने की थी, यूरे ने की थी। और इनके साथी जो थे, साथी किसने साथ दिया था, तो यूरे एक ऑप्शन में होगा, तो ये आंसर लगाना है, यूरे ने की थी। और इनके साथी थे ब्रिकवर्ड, जो है इनके साथी थे। भारी जल की खोज हुई 1931 में और इनको 1934 में इसके लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला, भारी जल की खोज के लिए 1934 में मिला। उपयोग अगर देखा जाए, यूज क्या है इसका, उपयोग किस में होता है, तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, रिएक्टर यानी परमाणु जो भट्टी होती है, परमाणु भट्टी, तो परमाणु भट्टी में ऊर्जा बनती है, हमें पता है। तो ऊर्जा बनती है तो जब D2O को डाला जाता है तो ये मंदक के रूप में, मंदक के रूप में काम करता है। यानी जो परमाणु रिएक्टर है उसमें न्यूट्रॉन की जो गति है, न्यूट्रॉन की गति, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, कम कर देता है। यानी न्यूट्रॉन की गति को कम कर देगा तो जिसके कारण क्या होगा, ऊर्जा बनना भी क्या कम हो जाएगी, ऊर्जा बनना भी क्या हो जाएगी, कम, ऊर्जा बनना भी कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ड्यूटीरियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में काम करेगा, जिससे न्यूट्रॉन की संख्या में जो है कमी आएगी और जो है ऊर्जा बनना भी कम हो जाएगी। एक नोट पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो साधारण जल होता है, साधारण जल यानी H2O, साधारण जल के 6000 अणुओं में, 6000 अणुओं में एक अणु भारी जल का होता है, एक अणु भारी जल का होता है, एक अणु भारी जल का होता है। इसके बाद देखें तो ट्राइट्रियम, ट्राइटीरियम जिसका सिंबल T था और इसको 1H3 भी हम लिख रहे थे। तो ट्राइट्रियम को अगर देखें तो ये जो है, पहले तो ये रेडियोधर्मी है, रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियोधर्मी का मतलब है अगर इसको खुले में रख दिया जाए तो ये जो है अपने आप में से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकालेगा और जो है कुछ समय बाद ये लुप्त हो जाएगा, यानी खुले में रखने पर गायब हो जाएगा। इसी के साथ ये अस्थाई है, अस्थाई क्योंकि मैंने बताया था अभी कि खुले में रखने पर ये जो है रेज में टूट जाता है, अल्फा बीटा गामा किरणों में, और ये गायब हो जाता है, इस वजह से अस्थाई है। और दुर्लभ यानी बहुत कम मिलता है, दुर्लभ है,
बहुत कम प्राप्त होता है, इस वजह से ये क्या है, दुर्लभ। और इसका जो है अर्ध आयुकाल इसका होता है 12.4 वर्ष। ये भी जो है याद रखेंगे, 12.4 वर्ष इसका अर्धायु काल है। अब जो है यहाँ पे जब चर्चा हुई थी कि जो है 3 जो है समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तो समस्थानिक एक बार इसको भी समझा देता हूँ। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे समझे अब इसको, उन्हीं को क्या बोलते हैं, समस्थानिक, यानी उन्हीं को आइसोटोप्स बोला जाता है, आइसोटोप्स। जैसे समझे, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने थे, 3। जैसे फिर से लिख देता हूँ 1H1, 1H2 और 1H3। अब देखो ये नीचे जो नंबर है 1 जो लिखा है, तो ये तो समान है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कैसे हैं, परमाणु क्रमांक समान हैं, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि तीनों के एक है परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार देखो ये ऊपर वाले, तो परमाणु भार कैसे हैं, भिन्न है, तो परमाणु भार अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तो उसी को जो है समस्थानिक बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये ट्राइटियम ऑक्साइड है, ये 1H3 क्या है, ट्राइटियम, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हमें पता है, जैसे ये 1 लिखा है तो ये इलेक्ट्रॉन है, यही परमाणु क्रमांक है, और यही प्रोटॉन है। तो यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की जाए तो ये 1 है, ये भी 1 है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन हम निकालेंगे इसमें से, तो 3 - 1 तो कितना आएगा, 2। यानी ट्राइटियम में जो है 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे ही 1H2 इसमें निकालेंगे ड्यूटेरियम में, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन आएगा 2 - 1 यानी 1 न्यूट्रॉन आएगा। और इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 1 - 1 यानी कितना आएगा, 0। तो ये भी हमें याद रखना है कि प्रोटियम में जो है 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरियम में 1, और ट्राइटियम में 2 होते हैं न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हाइड्रोजन के निर्माण को समझना। तो हाइड्रोजन का निर्माण, तो निर्माण की विधि जो है, हाइड्रोजन निर्माण की विधि कौन कौन सी है उसको भी देखना है। तो हाइड्रोजन का निर्माण अगर देखा जाए तो पहला कैसे कर सकते हैं, तो पहली कंडीशन, अगर हम जो है जिंक Zn जो होता है, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करें, सल्फ्यूरिक यानी तेजाब जिसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको लिख देता हूँ H2SO4 की क्रिया द्वारा, तो देखने में ये लग रहा होगा कि क्या ये भी आता है, तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये सब जो है छूट जाते हैं। लगभग जो है 90% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो देखो कैसे होगा, जिंक होता है Zn, तो Zn की क्रिया किससे कराएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये तेजाब होता है एक प्रकार का। जब इससे क्रिया करेगा तो ये बनाएगा ZnSO4, ये बन गया एक तरीके से जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे क्या बना, जिंक सल्फेट बना, प्लस इसी के साथ ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस H2, तो ये हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी। तो जिंक की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तब जो है हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और जिंक सल्फेट को हम जो है वाइट विट्रियोल भी बोलते हैं, वाइट विट्रियोल।
जैसे कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीला थोथा, ऐसे इसको सफ़ेद या जो है हीरा कशिश भी बोला जाता है, इसको हीरा कशिश। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये मोस्टली फिर क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो एक रिएक्शन तो ये हुई कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर बन रहा है। दूसरी कंडीशन देखें तो जब ठंडे जल पर किसी धातु की क्रिया कराएंगे तब बनेगा। तो ठंडे जल पर धातु की क्रिया द्वारा, तो ठंडा जल जो है हमने ले लिया और ले लिए एक धातु सोडियम Na, तो इस पे जो है H2O यानी वाटर हो गया, इसकी क्रिया कराएंगे तो 2NaOH बनेगा और बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब NaOH जो है यहाँ पे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल, हाइड्रोक्साइड प्लस जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन, कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस निकली यहाँ पे। तो ठंडे जल पर जो है किसी धातु की क्रिया द्वारा भी जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। तीसरी कंडीशन, तप्त यानी गर्म जो है, तप्त धातुओं पर पानी की भाप प्रवाहित करने से भी ये बनती है। जैसे Mg मैग्नीशियम धातु हो गई प्लस H2O, ये पानी जब इस पे डालेंगे गर्म मैग्नीशियम पे तो भाप निकलेगी और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो तप्त धातु यानी गर्म धातु कौन सी है, मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन डालेंगे मतलब पानी डालेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन जो है बनेगी। एक और प्रोसेस है जल के विद्युत अपघटन द्वारा। अब जल का विद्युत अपघटन क्या है, तो जब पानी के अंदर करंट छोड़ा जाएगा तो यही जल का विद्युत अपघटन है। और इससे जो है जैसे H2O, अब पानी के अंदर करंट छोड़ा गया तो अब ये अलग अलग हो जाएगा, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमें याद रखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जिंक पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनता है, ठंडे जल पर धातु की क्रिया द्वारा जो है हाइड्रोजन बनती है, तप्त धातु पर पानी की जो है भाप प्रवाहित करने से बनती है, जल के विद्युत अपघटन द्वारा जो है हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब बात करें कि हाइड्रोजन के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है हाइड्रोजन के। तो इसके भौतिक गुण की बात की जाए तो हाइड्रोजन के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, तो भौतिक गुण की बात कर रहे हैं, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हाइड्रोजन की, तो पहला अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन रंगहीन यानी कलरलेस होती है। दूसरा गंधहीन, अगर यही पूछ लिया जाए पेपर में तो इसमें भी जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और ये लगेगा बहुत डीपली क्वेश्चन आया है, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पेपर में ये कन्फ्यूज जो है कर देता है। तो याद रखना, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है यानी इसमें कोई गंध नहीं आती, स्वादहीन है यानी कोई स्वाद नहीं है इसमें, और पारदर्शक गैस है यानी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक गैस है, ये हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन एक अधातु है
हाइड्रोजन एक अधातु तत्व है, अधातु तत्व है। अधातु क्यों है? क्योंकि गैस अवस्था में मिलता है, क्योंकि यह गैस अवस्था में मिलती है। और जो भी गैस अवस्था में होते हैं वो सब अधातु होते हैं, यानी नॉन मेटल। और चौथी कंडीशन की अगर बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है संयुक्त अवस्था में, किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में, कंपाउंड स्टेट में मिलती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट जो बात करने जा रहा हूँ, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो पहला जो है, अगर देखा जाए कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो पानी बनता है, यानी पानी में परिवर्तित हो जाती है और एक विस्फोट के साथ जलती है। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह विस्फोट यह विस्फोट के साथ जलती है और जल का निर्माण करती है और जल बनाती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे हम रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं, 2H2 + O2 इक्वल हो गया 2H2O। जैसे ये हो गई हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलती है, आपको पता है। तो क्वेश्चन आएगा कि जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बन रहा है? जल। तो निर्माण किसका होता है? जल। यानी हाइड्रोजन के दहन पर जल बनता है, हाइड्रोजन को जलाने पर जल का निर्माण होता है। पहला तो ये। दूसरा, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक विस्फोट यानी आवाज़ आती है। तो इससे साउंड कैसा निकलता है ये पूछा जाता है, किस प्रकार की ध्वनि जो है आती है? तो पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड जो है निकलता है। अब पॉप साउंड क्या होता है? तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक की जब बोतल आप खोलते हैं तो उसके ढक्कन को हटाने पर जो साउंड आता है वो उसी को बोलते हैं पॉप साउंड। तो कुछ इस प्रकार का जो है साउंड आता है। तो आपसे पूछा जाता है पेपर में कि किस गैस को जलाने पर पॉप साउंड आता है? तो हाइड्रोजन गैस को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो पॉप साउंड आता है, और हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो है जल का निर्माण होता है। तो सुपर इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, अच्छे तरीके से आप लिख लेना और याद भी कर लेना। दूसरी बात की जाए यहाँ पे, तो दूसरा रासायनिक गुण, तो दूसरा रासायनिक गुण हम देखें तो उदासीन लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे उदासीन लिटमस पेपर है, उदासीन लिटमस पेपर यानी जो ना अम्लीय ना क्षारीय, वो उदासीन लिटमस पेपर है। पर हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता, हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता। तीसरा पॉइंट, कुछ धातुओं से, जैसे कुछ धातुओं जैसे कुछ धातु हम लेते हैं सोडियम और पोटेशियम से क्रिया करके जो है हाइड्राइड बनाता है, से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है, हाइड्रोजन का निर्माण करती है। कैसे? तो जैसे 2Na ये हो गया एक धातु प्लस H2, तो 2NaH, तो ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड का निर्माण जो है
हाइड्रोजन करती है। सल्फर से क्रिया करके ये जो है सल्फाइड बनाती है। तो सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड का निर्माण करती है, सल्फाइड का निर्माण करती है। रिएक्शन देखें तो H2+S इक्वल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या बन गया ये? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। अब इसके उपयोग देखते हैं। तो इसके उपयोग क्या क्या हैं हाइड्रोजन के उपयोग? तो यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। तो उपयोग की अगर बात की जाए तो पहला हेवर विधि से अमोनिया के निर्माण में, तो हेवर विधि से कौन सी गैस बनती है? अमोनिया। और उसमें कौन सहायक गैस होती है? तो वो है हाइड्रोजन। जैसे 2N2 प्लस 3H2। और अब कौन सी गैस बनेगी? तो यहाँ बनेगी अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है 2NH3। तो ये है हेवर प्रोसेस। हेवर विधि से अमोनिया गैस बनती है, उसकी रिएक्शन ये है। और ये NH3 क्या है? यहाँ पे अमोनिया गैस। इसको बनाने में योगदान किसका है? हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का योगदान है। दूसरा उपयोग देखा जाए धातुओं को काटने और जोड़ने में, यानी जो मेटल्स होते हैं तो धातुओं को काटने और जोड़ने में एक तरीके से वेल्डिंग करने में। तीसरा उपयोग वाटर गैस। तो वाटर गैस, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CO+H2 वाटर गैस के निर्माण में। तो वाटर गैस CO+H2, तो हाइड्रोजन है इसमें, तो वाटर गैस के निर्माण में। चौथा पॉइंट अगर देखा जाए तो रॉकेट जो होती है, तो रॉकेट के ईंधन में, तो रॉकेट का जो ईंधन होता है उसमें जो है रॉकेट में एक होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक यानी इसमें जो है इंजन, क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन भरा जाएगा उसको बोलेंगे क्रायोजेनिक ईंधन। तो क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और क्रायोजेनिक ईंधन में जो है वास्तविक रूप से एक तो होता है ईंधन और दूसरा होता है ऑक्सीकारक। दो चीज़ें होती हैं ऑक्सीकारक। तो ईंधन यानी जो जलेगा, जल के ऊष्मा देगा। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन जल नहीं सकता। तो इसमें ऑक्सीकारक के रूप में तो होता है O2 यानी ऑक्सीजन होगी। और ईंधन के रूप में होता है हाइड्रोजन। ईंधन के रूप में क्या होता है? हाइड्रोजन। तो क्रायोजेनिक ईंधन की अगर बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। और ऑक्सीकारक कौन सा है? ऑक्सीजन। और इसमें जो है ऑक्सीजन होगी द्रव अवस्था में, और टेम्परेचर कितना होगा? -243 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस पे होती है क्रायोजेनिक ईंधन में हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने पर होती है? तो -183 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि क्रायोजेनिक ईंधन में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। और ऑक्सीकारक के रूप में अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का प्रयोग जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे? 253 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट इसका जो है यूज जो है कृत्रिम पेट्रोल, वार्निश और मेथिल एल्कोहल के निर्माण में।
और छठवां पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजनीकरण क्रिया में हाइड्रोजनीकरण क्रिया क्या होती है? तो एक तरीके से जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की क्रिया तो हाइड्रोजनीकरण क्या है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना रहे हैं, इसी को जो है हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं और इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। तो किस प्रकार होगा? जैसे वनस्पति तेल हो गया, जैसे मूंगफली समझ लें, मूंगफली ये वनस्पति से मिल रहा है तो मूंगफली का तेल हो गया। प्लस अब जब इसकी क्रिया करेंगे हाइड्रोजन से, और क्रिया जब होगी तो याद रखना निकिल का बारीक चूर्ण होता है और तापमान होता है 120 से 180 डिग्री सेल्सियस, और क्या बन जाएगा फिर? ये वनस्पति घी यानी ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो हाइड्रोजनीकरण वह क्रिया है जिसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, और किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन मिलाई जाती है इसमें, और कितना तापमान रखा जाता है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में? तो 120 से 180 डिग्री सेल्सियस, और किसका चूर्ण जो है होता है उपस्थित वहाँ पे? तो निकिल का चूर्ण होता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा ही जाता है हाइड्रोजनीकरण के बारे में। तो जितने भी पॉइंट हैं वो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन के बारे में, नोट पॉइंट कुछ जो है। तो पहला नोट पॉइंट अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का कि यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला एवं सबसे हल्का, ये भी लिख सकते हैं, सबसे हल्का तत्व है। जैसे अगर हम देखें तो ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो इसका सब ग्रुप कितना है? 1H1। ये यहाँ पे दिख रहा है 1A, क्या दिख रहा है? सब ग्रुप यानी उपग्रुप है 1A। और ब्लॉक की अगर बात की जाए किस ब्लॉक में आता है? तो S ब्लॉक में आता है ये। तो S ब्लॉक का तत्व है ये, और उपवर्ग इसका देखा जाए तो 1A है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, और ये जो है पहला तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी का। उसके बाद ये क्रम से जो है रखे हुए हैं ऐसे, इधर पूरा ये सीक्वेंस है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला एवं सबसे हल्का तत्व है। ब्लॉक की बात की जाए तो किस ब्लॉक में है ये? तो अभी मैंने बताया आपको S ब्लॉक में रखा गया है इसको। और इसका जो है वर्ग पूछा जाए किस वर्ग में, तो वर्ग और आवर्त दो होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो आवर्त और वर्ग इसका कितना है? तो पहले वर्ग में बोल सकते हैं, और आवर्त भी कौन सा है? पहले आवर्त में इसको रखा गया है। उपवर्ग की बात की जाए तो उपवर्ग क्या है इसका? तो 1A। तो उपवर्ग इसका 1A है, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था। तो ये उपवर्ग है इसका 1A, और ऐसे करके आते हैं तो ये जो है आवर्त हो गए जिनकी संख्या 7 है, और ऐसे करके देखते हैं तो ये जो है वर्ग हैं, इनकी संख्या कितनी? 18। तो हाइड्रोजन को हम देखें तो वर्ग यहाँ पे कितना है? तो वर्ग यहाँ पे 1, और आवर्त भी कौन सा? 1। तो आवर्त और वर्ग दोनों जो है हाइड्रोजन के 1-1 होते हैं। प्रकृति में अगर बात की जाए तो प्रकृति में हाइड्रोजन गैस अवस्था में मिलता है। हाइड्रोजन गैस अवस्था में मिलता है या मिलती है। ब्रह्मांड की बात की जाए, ब्रह्मांड और सूर्य,
में हाइड्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए और सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, पाई जाने वाली गैस है। सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य का जो है 71% भाग 71% भाग जो है हाइड्रोजन से बना है और 27 यानी 27% भाग इसका हीलियम से बना है। तो सूर्य के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का है? तो हाइड्रोजन का है और दूसरे नंबर पे हीलियम का है। हाइड्रोजन को जो है एक आदर्श ईंधन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन को आदर्श ईंधन, क्योंकि जलने पर ये जो है जब ये जलेगा तो ये धुआं नहीं देता, यानी वायु को प्रदूषित नहीं करता। इस वजह से आदर्श ईंधन है और इसको जो है भविष्य में इसको ईंधन के रूप में यूज़ करने की अधिक संभावनाएं हैं। इस वजह से इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। तो आदर्श ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगर इसका ऊष्मीय मान देखा जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऊष्मीय मान, तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का और इसका ऊष्मीय मान है 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में जो है 1,50,000 किलो जूल जो इसका ऊष्मीय मान होता है, जो कि क्या है सभी तत्वों में सर्वाधिक, यानी डीजल, पेट्रोल, इन सबसे जो है कोयला, इन सबसे ज़्यादा है इसका ऊष्मीय मान। अगर इंसान जो है डीजल पेट्रोल की जगह इसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेता है तो जितना इंसान 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलाता है उससे 4-5 गुना 1 लीटर हाइड्रोजन में चला पाएगा, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद और भी कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे हाइड्रोजन को, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो नोट पॉइंट आगे, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, आवारा तत्व भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब रीजन क्या है आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रकृति जो है, इसका नेचर जो है, यानी हम इसको जो है क्षार धातुओं में रखते हैं, क्षार धातु, यानी एक तरीके से वर्ग नंबर 1 में रखा है ये क्षार धातुओं के साथ, क्योंकि इसका लक्षण जो है क्षार धातुओं से मिलता है। और इसको हम जो है जो हैलोजन तत्व होते हैं, हैलोजन तत्व जो कि वर्ग नंबर 17 में है, तो उनके साथ भी हम इसको रख सकते हैं। यानी इसकी कंडीशन अभी जो है आधुनिक आवर्त सारणी में इसको लेकर विवाद है, क्योंकि इसके लक्षण जो है ये हैं क्षार धातुएं, इनसे जो है मिलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रखा है। और ऐसी वर्ग नंबर जो 17 है और इसको बोलते हैं हैलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनसे भी इसका ये सब गैस हैं और यहाँ पे भी ये गैस है, तो इससे भी मिलता है। तो इस वजह से इसको यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी। लेकिन अगर हम इनको हैलोजन के साथ रखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, और तो फिर ये सीक्वेंस जो है गलत हो जाएगा, फिर 2 से 3 से स्टार्ट होगी आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पे रखा है। तो आवारा तत्व भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्षार धातुओं से भी इसके लक्षण मिलते हैं और इसी के साथ साथ हैलोजन तत्वों से भी इसके लक्षण मिलते हैं, इस वजह से इसको आवारा धातु भी कहा जाता है। इसके बाद अगर देखें तो हाइड्रोजन, अगर किसी चीज में हाइड्रोजन आयंस यानी हाइड्रोजन
की संख्या बढ़ जाएगी तो वह अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की अम्लीयता बढ़ानी है, यानी उसमें खट्टापन बढ़ाना है, तो उसमें क्या मिला देंगे, तो हाइड्रोजन आयंस मिला देते हैं। तो पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि अम्लीयता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन उसमें मिला देंगे तो अम्लीयता उसकी बढ़ जाएगी। हाइड्रोजनीकरण यानी वो हमने समझ ही लिया। इसी के साथ एक पॉइंट है कि सभी क्षारीय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन क्या करती है, सभी क्षारीय धातु जो कि ग्रुप किस में, क्षारीय धातु वर्ग 1 में रखी गई हैं। तो कौन कौन सी हैं वो, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब हैं। तो सभी क्षारीय धातुओं से क्रिया करके सभी क्षारीय धातु जब जल से क्रिया करती हैं, जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे रिएक्शन देखें तो हमने ले लिया सोडियम 2Na प्लस 2H2O, तो सोडियम की जो है जल से क्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा 2NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस H2O। तो सभी क्षारीय धातु जो हैं वो जल से क्रिया करके क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को और समझें, फॉर्मूला H2O2। इसका प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो इसका यूज समझें तो कान, दांत या घाव की सफाई करने में इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को कहा जाता है। कान, दांत, घाव इनकी जो है सफाई करने में इसका उपयोग होता है। इसी के साथ दूध, शराब के परिरक्षण में, यानी इनको सुरक्षित रखने में, परिरक्षण में यानी खराब ना हो जाएं, उसको जो है बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पुराने तैल चित्रों को साफ करने में, पुराने तैल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग्स जो होती हैं, ऑयल पेंटिंग्स, उनको साफ करने में, साफ या चमकदार बनाने में जो है प्रयोग होता है। तो ये जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूज़ थे और ये फॉर्मूला था। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा, और मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि हाइड्रोजन से संबंधित जितनी भी जो है जानकारी है पेपर के लिए महत्वपूर्ण, वो सब आपको मैं दे पाऊँ। मेरा पर्पज़ यही है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे ना छूटे, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के जो पेपर होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो एक बार पढ़ लिया तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको हर तरीके से जो है इसमें समझा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।